दिया। ये डिवाइड एंड रूल का गेम खेलना चल रही है, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ भी यही तय हो रहा है कि अगर ये इस तरह का ही माहौल चाहते हैं, हम लोग भी जाके बॉर्डरों पे डट जाएंगे। फिर आओ, किधर से आओगे? पूरा दिल्ली जाम कर देंगे, चारों तरफ से घेरेंगे फिर इनको। हम इस वक्त डीडीए ग्राउंड में हैं और अभी टाइम लगभग 6 बजने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर जो लोग आए हुए यूपी से, बिहार, उत्तराखंड, अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं यूपी से आए हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि काला कानून, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि काला कानून अगर वापस नहीं होगा तो आप लोग कब तक डटे रहेंगे यहाँ पर? जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक हम लोग डटे रहेंगे, चाहे महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए, जब तक वापस नहीं होगा तब तक कोई नहीं जाएगा, यहाँ ही रहेगा। सर, ऐसा क्यों लगता है कि ये कानून काला कानून क्यों बोल रहे हैं आप लोग? जी, आपका प्रश्न सही है कि हम इस कानून को काला क्यों कह रहे हैं। देखिए, जो ये कानून आया है ना, इसने सिर्फ किसान को परेशान नहीं कर रखा। आज किसान सड़कों पे है, पूरे देश का किसान सड़कों पे है। जैसे कि यहाँ आप गाड़ियों के ऊपर नंबर देख लो, ट्रैक्टरों पे नंबर देख लो, पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के नंबर यहाँ पे आपको गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी चीज़, आज तो पूरे देश का किसान सड़कों पे है। आने वाले साल 2 साल के अंदर आप देख लेना, आम जनता जो शहरी मूल निवासी हैं वो लोग सड़कों पे होंगे, इसी आंदोलन को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आपको। हालांकि आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट मिल रही है। बहुत लोग आपके दिल्ली के जो मुख्य निवासी, दिल्ली के मूल निवासी हैं, वो लोग यहाँ पे आके हमें पूरी सहयोगी कर दे रहे हैं। लंगर प्रसादा भी मिल रहा है उनकी तरफ से। पर्टिकुलरली जो लोग यहाँ पे मूल निवासी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, किसी NGO की नहीं, किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब वो क्यों सपोर्ट करेंगे उस बात पे आऊँगा। वो क्यों आने वाले साल 2 साल में सड़कों पे दिखाई देंगे आपको, उसकी बात करूँगा। कैसे महंगाई बढ़ेगी? देखिए, इन्होंने क्या कर दिया, जो ये 3 कानून किए उसमें इन्होंने सबसे पहले जो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के नाम से जो कानून में संशोधन कर दिया सारा इन्होंने। उसमें क्या किया, 18 मुख्य फसलें जो थी उनको उठा के एसेंशियल कमोडिटी, जरूरी वस्तु के दायरे से बाहर कर दिया। वही फसलें जो जरूरी वस्तु अधिनियम के दायरे के अंदर आती थी, वही फसलें हमें राशन के तौर पे मिलती थी। उन्हीं फसलों का MSP तय होता था, उन्हीं फसलों को स्टॉक नहीं किया जा सकता था, उन्हीं फसलों पे नियंत्रण था। अब जब वो फसलें, जब वो अनाज, जिसमें कई सारी फसलें हैं, बताऊंगा, धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, आपका दलहन, दाल की, और तिलहन, तेल वाली फसलें, ये सारी उठा के इन्होंने बाहर कर दी। तो आप बताइए खाएंगे क्या हम लोग? जो ये सारा नियंत्रण जब इन चीज़ों से हट जाएगा, जैसे मैंने बताया, तो महंगाई क्या बढ़ेगी? नहीं। इनसे सवाल करो, ये कहते हैं हमने नियंत्रण करने के लिए ये कर दिया है कि अगर 100 रुपये वाली चीज़ 190 में बिकेगी तो हम उस पर अंकुश लगाएंगे। मतलब 180 में बिकेगी, 185 में बिकेगी, 189 में बिकेगी, आप अंकुश नहीं लगाओगे। भाई 1 रुपये से नहीं मरे जा रहे ये कॉर्पोरेट वाले, 5-10 से नहीं मरने वाले। ये 190 की बजाय 180 में बेचेंगे। 180 में 100 वाली जो आज इनको अगर 100 में मिल रही है, आम जनता को, जो आम शहरी मूल निवासी हैं, उनको जो अनाज आज 100 में मिल रहा है, कल को अगर वो 180 में मिलेगा, सरकार की तरफ से कोई नियंत्रण उस पर नहीं लगेगा, तो क्या वो लोग उसको, अनाज को लेके खा पाएंगे? सवाल ये है। सवाल यही नहीं है सिर्फ कि ये किसान ही क्यों आया है या नहीं है, पूरे देश एक साथ हो रखा है आज। ये शहरी मूल निवासी आपको सड़कों पे मिलेंगे, ये अनाज पैदा कर लेंगे, ये किसान अपने खाने के लिए पैदा कर लेंगे, लेकिन ये जो शहरी मूल निवासी हैं, हम उनसे प्रश्न करना चाहते हैं कि भाई लोगों, आप क्या पैदा करोगे, आप क्या खाओगे? आप सोचो, आप कितना जल्दी इस आंदोलन के साथ आके इस दिल्ली की सड़कों पे आप कितना जल्दी निकलने वाले हो, ये आप तय करो। दिक्कतें आपके सामने क्या आने वाली हमने बता दी। और बाकी, और इसको हम क्यों कह रहे हैं काला कानून? APMC मंडी एक्ट संशोधन में इन्होंने क्या कर दिया, जो मंडी एक्ट के दायरे के अंदर खरीदेगा, जो भी कोई ट्रेडर होगा मंडी के दायरे के अंदर खरीदेगा, तो वो 18% टैक्स देगा गवर्नमेंट को। और जो मंडी दायरे के बाहर खरीदेगा, कहीं भी वो अपनी निजी मिल पे खरीद ले, कहीं रोड पे खरीद ले, किसी से, किसी किसान के खेत से खरीद ले, घर से खरीद ले, वो टैक्स देगा कुल 8%। क्या बावरा हो गया है ट्रेडर की? वो मंडी से जाके खरीदेगा जब उसे 8% के टैक्स में सिर्फ, और वो भी डायरेक्ट उसकी अपनी मिल में या अपने किसान के खेत से मिल रहा होगा। तो भाई आप एक चीज़ बताओ, अगर आपको एक चीज़ मैं कह दूं, मंडी के दायरे के अंदर लोगे तो आपको 18 रुपये की मिलेगी। मंडी के दायरे के बाद आप खरीदने के लिए आपके पास कानून है, आप खरीद सकते हो। और मंडी के दायरे के बाद अगर आप बाहर खरीदोगे तो आपको सिर्फ 8 रुपये में मिलेगी। आप क्या करोगे?
आप मंडी से खरीदोगे या बाहर खरीदोगे, यहीं से समझ लो। इसी से ये पूरा मंडी सिस्टम खत्म हो रहा है। और एमएसपी ना तय होना, वो मैंने बता दिया कैसे, कहाँ से, लाइन कहीं नहीं लिखी कि एमएसपी ये तय नहीं करेंगे, लेकिन एमएसपी कैसे खत्म हो रहा है मैंने आपको बता दिया। एसेंशियल कमोडिटी से फसलें ही बाहर कर दी, जिनका एमएसपी तय होता था वो सारी फसलें वही थी जिनका वो उस दायरे के अंदर रहती थी, उन्हीं का एमएसपी तय होता था। जब वो फसलें उठा के बाहर कर दी तो कैसे एमएसपी तय करोगे? सीधे तरीके से जो आम जनता के समझ में आती है बात, जी, उस तरीके से मैं जानना चाहता हूँ कि आम जनता पर और किसान के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? आम जनता पर यही असर पड़ने वाला है कि खाने के लाले पड़ने वाले हैं इनको आने वाले कुछ समय के अंदर। अब वो समय साल हो या 2 साल हो, वो आप तय कर लो। आज जो राशन गल्ला मिल रहा है ना, वो राशन गल्ला भी वही फसलें, वही अनाज मिल रहा है जो उस दायरे के अंदर था एसेंशियल कमोडिटी के। जब आज वो दायरे से बाहर हो जाएगा तो वो कैसे मिलेगा? राशन गल्ला ऐसे खत्म हो जाएगा अपने आप ही। आपने ये जियो वियो ये सारा खेल तो देखा ना, बीएसएनएल वगैरह का और ये जियो का, धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा सब। पे एक बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी, कॉर्पोरेट छोटे और मझोले किसान हैं उनका नुकसान होना देखिए हो जाएगा, या बंद हो जाएगा, या फिर उनके अंदर चले जाएंगे। देखिए ये सिर्फ छोटे मझोले किसानों की ही बात नहीं है। अब मैं शहरीकरण पे आऊँ, जो ये दुकानें हैं हमारी, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, ये भी सब अपने आप में खत्म हो जाएंगी। कैसे? जब कॉर्पोरेट खेती शुरू होगी ना, तो वहाँ पे ये नहीं होगा कि आज अगर मेरे यहाँ पे गांव की बात करूँ तो अगर मान लो 1000 एकड़ की जोत है, उसमें 40 परिवार रह रहे हैं, ठीक है जी, तो 40 परिवार का मतलब ये हो गया कि लगभग अगर सबके यहाँ नहीं तो 30 लोगों के यहाँ तो ट्रैक्टर है, तो अगर 30 के पास ट्रैक्टर है तो वो 30 ट्रैक्टर जो खरीदे गए हैं उनकी जगह जब कॉर्पोरेट खेती शुरू होगी, वो ये 100-100, 10-10, 5-5, 2-2 एकड़ की खेती नहीं होगी, वो हज़ारों एकड़ की होगी, 50-50 हज़ार एकड़ की खेती होगी। जो है आपने मॉडल देखे हुए हैं इंग्लैंड वगैरह फॉरेन के अंदर खेती के मॉडल हैं, उस मॉडल पे अगर ये बात करते हैं, पहले देश तो खड़ा कर लो उस मॉडल तक जाने के लिए। और अगर ऐसा होता है, जो कि होना तय हो गया क्योंकि कानून तो बन गए, तो ये जो 30-30 ट्रैक्टर से काम चल रहा था ये हट जाएंगे, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ जाएंगे, तो एक ही ट्रैक्टर पूरा संभालता घूमेगा 1000-1000 एकड़ को, एक ही कंबाइन संभालती घूमेगी जी। इंडस्ट्री लेवल कम हो जाएगा। आप एक चीज देखो, अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना ऊपर बढ़ जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा, बेरोजगारी इतना ऊपर बढ़ जाएगी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर ने बेरोजगारी को थोड़ा नियंत्रण में रखा हुआ ना, कि लोग बेरोजगार नहीं हो रहे हैं, क्यों? कई तरीके से जुड़े हुए हैं। आप एक बात करो, अगर ट्रैक्टर का मैकेनिक है, भले ही वो मैकेनिक है, उसने दुकान खोल रखी है, लेकिन वो जुड़ा तो ट्रैक्टर से है, खेती से है ना। जब मेरा ट्रैक्टर ही नहीं रहेगा तो मैं किसके यहाँ बनवाने जाऊंगा भाई? और ये कॉर्पोरेट जो है, आपको लगता है अगर टाटा बिरला अंबानी अगर ये लोग खेती करेंगे तो जो ये छोटे छोटे मैकेनिक लोग हैं, क्या ये इनके ट्रैक्टर इनके यहाँ पे जाके बनेंगे या एजेंसियों में बनवाने जाएंगे ये लोग? सर, आज जिस तरह से बैठक हो रहा है अभी तक, तो उसमें से जो भी निकल के आएगा, अगर आप लोगों की पक्ष में हो तो आप लोग आंदोलन खत्म करेंगे, अगर पक्ष में नहीं हुआ तो आगे का रणनीति क्या होगा? देखिए, अभी प्रेस वार्ता हुई, वहाँ पे भी बताया गया, हमारे जो वीएम सिंह जी अध्यक्ष साहबान हैं, पूरे देश भर के किसानों के हैं इस समय, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अब ये क्लियर कर दिया कि हम बुराड़ी मैदान की हमें परमिशन मिली हुई थी, देश भर का किसान यहाँ इकट्ठा हो रहा था। इन्होंने अफवाहें भी बहुत चलाई कि ये जेल है, फलां है, ढुमाकाना है, ताकि लोग यहाँ ना पहुँच पाएँ। कई तरीके के इन्होंने ये राजनीतिक वो किया, इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की इस आंदोलन को, षड्यंत्र रचे इन्होंने। और अब जो है, जैसे आपने बताया मीटिंग की बात, देखिए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहबान को इन्होंने इनवाइट ही नहीं किया मोदी साहब ने बात करने के लिए, हमारे अध्यक्ष साहब तो ये बैठे हैं बुराड़ी मैदान के अंदर, मोदी सरकार तो एक बार फिर अपनी बात से पलट गई है, एक बार फिर हमें जुमला दे गई है। तो इन्होंने क्या कहा था कि बुराड़ी मैदान पहुँचो, सब साथी जो भी किसान हैं अपनी परेशानी लेके बुराड़ी मैदान पहुँचो, हम बात करेंगे आपसे आके। ये बड़े हैं ना, हमसे तो बात करने की इन्होंने इनविटेशन तक नहीं दिया हमारे अध्यक्ष साहिबान को, नहीं बुलाया गया, कोर कमेटी को ही नहीं बुलाया, उन्हें नहीं बुलाया गया। ये कॉल थी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की, जिसमें 250 से ज्यादा किसान संगठन है, उनके कन्वीनर है, राष्ट्रीय संयोजक है सरदार वीएम सिंह। और ये 2018 में भी लाखों किसान इकट्ठे हुए थे इसी तारीख को, 26-27 को, 19 में भी हुए थे और आज भी हुए हैं। तो एक कॉल सरदार वीएम सिंह जी की थी, उन्हें नहीं बुलाया गया। तो किसान सरकार को तो एक इस तरफ जा रही है, किसान तो बांटने का काम कर रही है, वो लगी नहीं रही कि समाधान निकालेगी, किसान बांट रही है। और अभी आपने एक सवाल किया था कि किसान पे और आम नागरिक पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। सर, भारत देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70% लोग नागरिक किसान हैं और आज की डेट में हर घंटे किसान सुसाइड कर रहा है। 2500 किसान
हर दिन खेती करनी छोड़ रहे हैं। अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो शहर में रहने वाले लोग क्या खाएंगे, आप बताओ। और इतना जो मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 5 साल में 10 करोड़ रोजगार, तो उन्होंने 2 करोड़ का 1 करोड़ भी नहीं दिया। और खेती करने को कोई तैयार नहीं है, काले कानून और ला दिए। अगर खेती नहीं करेगा, अगर खेती को और इस देश को जिंदा करना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें खेती को मुनाफे का सौदा बनाना पड़ेगा। सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए। सरकार वैसे तो करे विश्व गुरु बनाना है, और ये एक भारत देश का संकट नहीं है। अगर ये काले कानून पास हो गए तो भारत देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में एक मजबूत है, और इसकी अर्थव्यवस्था डाउन जाती है तो एक पूरे विश्व में एक संकट आएगा खेती को लेके। तो ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कब तक डटे रहेंगे यहाँ पर? देखिए, डटे रहने की जो बात है ना, स्पष्ट कर दे। अभी हमारे सिंह साहब ने भी ये कहा कि अगर ये शांतिनुमा तरीके से जैसे हम सब लोग बैठे हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे दक्षिण भारत तक का किसान यहाँ डटा हुआ है, ठीक है, इन्होंने इनवाइट तक नहीं किया। क्या ये भी वही माहौल चाहते हैं जो ये हरियाणा पंजाब में हुआ है? क्या ये भी उसी तरह से बात करेंगे? आज इन्होंने जो कॉल की है, जो ये मीटिंग बुलाई, इन्होंने हरियाणा पंजाब वाले किसानों को बुला लिया। ये डिवाइड एंड रूल का गेम खेलना चल रही है, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ भी यही तय हो रहा है कि अगर ये इस तरह का ही माहौल चाहते हैं, हम लोग भी जाके बॉर्डरों पे डट जाएंगे। फिर आओ, किधर से आओगे? पूरा दिल्ली जाम कर देंगे, चारों तरफ से घेरेंगे फिर इनको। ये जिधर से आना चाहें, ये जिधर से आना चाहें। इन्होंने सिर्फ पंजाब के लोगों को, लीडर को बुला लिया, लेकिन ये आंदोलन, जन आंदोलन ने समस्या पूरे देश की है। लोग मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तेलंगाना में कर रहे हैं, आसाम में कर रहे हैं। वो लोग दिल्ली इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही। और ये एक आंदोलन नहीं रहा, जन आंदोलन बन चुका है। और जो जल्दी लोग जो आसाम से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तेलंगाना से, वो भी जल्दी दिल्ली कूच करेंगे IKCC के नेतृत्व में। आखिरी सवाल ये है, क्या अब ये मान के चला जाए सरकार और किसान की आर पार की लड़ाई होना तय? बिल्कुल जी, पहले दिन से ही आर पार की लड़ाई है। आर पार की पहले दिन से ही है जी। बहुत बहुत थैंक यू।